कहाँ गइल गौआ के बचपन मनवा आज उदास भइल बा। कहाँ गइल गौआ के बचपन मनवा आज उदास भइल बा। आ लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। क्या बात। कईल धइल सब माटी हो गइल, कईल धइल सब माटी हो गइल, शहर में सत्यानाश भइल बा। आ लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तो केदारनाथ सिंह ने कहा है न कि जो इंसान 20 साल गांव में रह गया और 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता है। तो गांव शहर के बीचवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बनी। जिन गीतों ने मुझे आकर्षित किया, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, या पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह जान जाओ तो कोई बात बने, रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। तो फिल्मी गानों में मतलब औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया, या जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो साहिर के ज्यों बचे हुए सिगरेट के उस टुकड़े की खुशबू, ज्यों गुलजार के गीतों के उस छोटे से मुखड़े की खुशबू, अपने भजन से मीराबाई इनकलाब जब लाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और जब मैं ये लगा तो ये थोड़ा लगा कि अब साहिर साहब इसमें और ज़्यादा कैसे कैसे बनाया जाए। तो पता नहीं एक आइडिया आया कि जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। इसमें एक गाना था कि हमरा के कन्फ्यूजिया के गया, खिड़की से पटना दिखा के गया। तो इस पे बहुत सारे, इसमें हालांकि इसमें कई मेटाफर हैं, रूपक भी हैं, जिनको लेकर कई तरह के विवाद भी हैं। खैर उन विवादों से अलग, एक लेखक के अंदर एक विद्रोही तो होता ही है। आपको सिचुएशन मिल जाता है तो आप चाहते हैं कि जो आपकी विचारधारा है, अब वो जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, बंद दरवाजे का विद्रोही का। हाँ, तो साहिर साहब अगर जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, तो उनको बस एक सहारा चाहिए होता था सिचुएशन का, बाकी वो सारी अपनी विचारधारा अंतरों में लेके आ जाते थे। तो उसमें अनारकलिया फारा में जो उस फिल्म के निर्देशक अविनाश दास हैं, तो उन्होंने मुझे पूरा सिचुएशन समझाया था और बोला था कि थोड़ा पॉलिटिकली अंडर करंट चीज़ें चलनी चाहिए। तो वो तो मैं जेएनयू से हूँ तो उतनी चीज़ें तो आएंगी ही। बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, और बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। और एक जो आपको बताऊँ कि तड़ बनने में लबनी लेकर बैठा है वो राजा है, और कुछ ही देर में पता चलेगा घाव इश्क का ताजा है, दिल दे देते ही हवा उधार में, दिल दे देते ही हवा उधार में, आइए ना हमरा बिहार में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो पूर्वांचल के बलिया से निकलकर बीएचयू और फिर जेएनयू और फिर वहां से माया नगरी तक का सफर तय किया है। आज भोजपुरी के साथ साथ हिंदी फिल्मों के लिरिसिस्ट के तौर पर इनकी एक अलग पहचान है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लोग प्रसिद्धि और स्थायित्व से ज्यादा वायरल होते हैं, वहीं डॉक्टर सागर अपने लेखन से गागर में सागर भरते हैं। इनकी गीतों में सामाजिक दर्शन के साथ साथ साहित्यिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी भी रहती है। और अभी आपको बता दें कि राहत फतेह अली खान हो, अरिजीत सिंह हो, श्रेया घोषाल हो, सुनिधि चौहान हो, इनकी गीतों पर उन्होंने आवाज दिया है। और एक पहचान आपको ये भी बता देते हैं, चूंकि वायरल का जिक्र आया है तो मुंबई में काबा, ठोक देंगे कट्टा कपार में जैसे गीतों के साथ सोशल मीडिया पर खूब छाए रहे। बिहार तक में आज हमारे साथ मेहमान हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। बहुत शुक्रिया बिहार तक में मुझे आमंत्रित करने के लिए। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गीत हैं, खास तौर से आजकल जो वेब सीरीज बन रही हैं, उनकी पूरी कहानी यूपी और बिहार की होती है। और जैसे खाकी है या महारानी है, तो उसमें हमें लिखने को जो मौका मिल रहा है वो बिहार और यूपी की मिट्टी से ही मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बिहार तक में आके कि मैं महारानी और खाकी का जिक्र खास तौर से करना चाहूँगा आज। जी, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले
जो भी हमारे दर्शक हैं जी। वो सागर का जिक्र ज्यादा करना चाहेंगे, जो एक बलिया की तंग गलियों से निकलता है सागर, और फिर वो डॉक्टर सागर बनते हैं जेएनयू आकर। जेएनयू के दुर्ग में हर किसी का सपना होता है कि जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने का। पहले तो हम इस पक्ष पर बात करेंगे, गीत संगीत पे भी बात करेंगे सर, जरूरी है। जेएनयू आने का एक सपना जो है वो साकार होता है, उससे पहले आपकी रुचि जो है वो गीत संगीत को लिखने में थी। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और किस उम्र से मिली कि लगा नहीं कि गीत लिखना चाहिए? मतलब एक लड़का होता है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलता है कि नौकरी करनी है या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करना है, लेकिन गीत लिखना है, ये कैसे मन में आया सर? देखिए, ये कोई प्रोफेशन के तौर पे तो नहीं सोचता है आदमी, मतलब जो बिल्कुल। कविताएं लिखता है बचपन में, तो उसके परिवेश से रचना क्या है, रचना एक्चुअली रचनाकार के परिवेश की पैदाइश है। बिल्कुल। जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस वातावरण माहौल में रहते हैं, हम उसी माहौल से सीखते हैं, और जो भी उसके जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है, हर चीज़ पे नज़र हमारी होती है। तो हम उन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। और जहाँ तक बात आपने की कि ये कब से आपके प्रेरणा कब जहन, से मिली? हाँ, और कहाँ से प्रेरणा मिली, तो ये कोई ऐसी कोई प्रेरणा किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि पूरे उस परिवेश से है। उसमें मसलन आप हम लोग जो इस देश में हर, चाहे वो किसी भी तरह का तीज त्योहार, शादी विवाह, गंगा नहान, कुछ भी है, वो सब में गीत है। बिल्कुल। अगर ददरी मेला नहाने जा रहे हैं तो औरतें झुंड बना के जा रही हैं कि गुरुचरण मिलेला बड़ी भाग से, वो गीत गाते हुए जा रही हैं। तो आप जिस माहौल में हैं, औरतें खेतों में धान रोप रही हैं तो धान रोपते हुए धान रोपनी का गीत गा रही हैं। औरतें जाता चला रही हैं, आटा चक्की, मतलब आटा गेहूं पीस रही हैं आटा चक्की में, तो जतसार उसको बोलते हैं उस विधा को। देखिए, बहुत सारे लोग इस विधा को नहीं समझेंगे, नई पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। तो हम तो बचपन से जतसार और धान रोपनी के गीत और शादी विवाह में जो गालियां होती है, तो हम पूरा गीतों के संस्कार में हम बड़े होते हैं एक्चुअली। तो इन्हीं से आदमी सीखता है, और उसमें आपके भीतर थोड़ा भी गीतात्मक है, आपको कुदरत ने थोड़ा गीतात्मक बनाया है, जिसमें आपका झुकाव उस तरफ से होता है। तो आप उसको लेना शुरू करते हैं, उसी कल्चर के हैं तो आप लेना शुरू करते हैं। तो मैं जतसार बहुत प्यार से सुनता था, और मेरी माँ और चाची चलाती थी जब जाता, और जतसार गाती थी। या धान रोपते हुए बनिहारी ने झुंड का झुंड वो जो लय में लय मिला करके गाती थी, तो मैं मतलब रोमांचित आप अभी उस दौर में पा रहे हैं। हाँ, वो रिमझिम बारिश हो रही है और पूरे वो धान की खेती हरी भरी, वो मटमैली मिट्टी, पानी और हरे हरे धान के पौधे और गीत गाती हुई औरतें। तो हम बहुत ही गीतात्मक समाज में बड़े होते हैं। तो मैंने उन्हीं सबसे सीखा है एक्चुअली, अपने समाज में अपनी संस्कृति के जो गीत हैं, मैं उन्हीं से काफिया और रदीफ बनाना मैंने सीखा है, कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन भोजपुरी पर थोड़ी सी बात हो जाए सर, और कुछ सुनाते हुए अगर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि कुछ भोजपुरी के एकाध मुखरा हो जाए तो बेहतर रहे, जो आपको सबसे ज्यादा दिल के करीब लगता है। जैसे मैंने एक लिखा था कि मैं गांव से जब शहर गया तो फिर गांव आ गया, मतलब गांव इतना पसंद था, तो मैंने लिखा कि कहाँ गइल गौआ के बचपन, मनवा आज उदास भइल बा। कहाँ गइल गौआ के बचपन, मनवा आज उदास भइल बा। आ लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। पिपरा के छाहतर खेलनी, पिपरा के छाहतर खेलनी, पिपरा के छाहतर खेलनी, खेलनी और ओल्हा पाती। पिपरा के छाहतर खेलनी, खेलनी और ओल्हा पाती। ओका बोका तीन तलोका, लैया लाची चनन काटी। क्या बात। कैल धैल सब माटी हो गइल, कैल धैल सब माटी हो गइल, शहर में सत्यानाश भइल बा। आ लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा।
ये गीत का एगो टुकड़ा मुझे हमके बहुत पसंद हवे कि मुजवानी में सोन चिड़ैया ठोरे ठोरे खोता साजे, मुजवानी में सोन चिड़ैया ठोरे ठोरे खोता साजे, आ गौआ के गोइड़ा हर चले तो बैलन के घुघुर बाजे, गौआ के गोइड़ा हर चले तो बैलन के घुघुर बाजे। और एक खूंटा से वो खूंटा चितकबरी मई गैया माँ के ले, भिन सारे जब लाल किरनिया बसवारी से झांके ले, आ एक खूंटा से वो खूंटा चितकबरी गैया माँ के ले, गौआ के देखते जैसे देवी देवता के बास भइल बा, आ लौट के गाँव में आ गई नहीं जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तो ये गांव में रहते हुए इन चीज़ों को मुझे मैंने सुना है। रामानुज शर्मा की एक पंक्ति याद आती है। प्रसिद्ध कवि हैं, बेगूसराय से वो भी आते हैं। वो लिखते हैं कि मैं रहता हूँ मुंबई शहर में मगर मेरा दिल तो बसा इन्हीं गांव में। तो आप मुंबई में रहते हुए गांव को लगता है कि ज्यादा मिस करते हैं सर, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। हम मतलब मैं जीता हूँ, मतलब आज गांव को भी जीते हैं। गांव को जीते हैं। मुंबई में रहता हूँ और जहाज से चलता हूँ, लेकिन सपने देखता हूँ कि मैं गांव की उस पगडंडी पे साइकिल से जा रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि आज तक जहाज का क्यों नहीं सपना आता है। तो आज भी वो गांव की पगडंडियां, जो अब वो पगडंडियां ही नहीं है, एक्चुअली अब वो सड़क बन गई है, लेकिन मेरे सपने में वो गांव का जो 20 बरस पहले मेरा गांव था, वही गांव का सपना आज भी आता है मुंबई में। एक गांव से निकला हुआ लड़का जो गीतकार बनता है, संगीतकार बनता है, साहित्यकार बनता है, वो उसको उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज को सुधारने की। मतलब मेरा बेसिकली ये चिंतन से जुड़ा हुआ सवाल था सर। जी। तो देखिए, मैं बलिया से BHU आ करके फिर JNU आया। तो भोजपुरी में अगर मैंने गीत लेखन किया है, तो चाहे बम्बई में काबा में है, तो उसमें किस तरह से लोग गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बानी, 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी, बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटतानी, ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटतानी। केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहेला एह तरह अपने के नर भसावे के, काबा ना तो बम्बई में काबा, यहाँ काबा। तो जो गांव को छोड़ के आए हुए हैं, और मैं गीत लिख करके जितना हो सकता है, मेरी जो क्षमता है कि मैं गीतों से, मैं कम से कम अपनी भोजपुरी भाषा के लिए ये काम कर रहा हूँ कि जिस पे बहुत आरोप लगते रहते हैं जिस भाषा पे, मैं मेरा भोजपुरी के लिए सुंदर गीतों की रचना करा, और भोजपुरी में गीतों के माध्यम से सवाल खड़ा करना भी एक तरह से लौटाना है। और उस भोजपुरी के लिए वो मेरी मोहब्बत है कि मैं उसका कर्ज अदा करूं। सवाल मेरा यही था, और उस जवाब पे मैं पहुंचा हूं। लेकिन जब जिक्र आ ही गया है तो वो अनुभव सिन्हा का भी जिक्र हो जाए। और कब आपको ये ऑफर मिला कि इस तरह के गीत को लिखना है, जिसमें मतलब बहुत प्रसिद्धि मिली सर, और उसको कई सारे लोगों ने उस पेंडेमिक के सिचुएशन में को रिलेट किया खुद से, और वाकई लगता था कि मतलब आखिर इस शहर में रखा क्या है। जी जी। तो उस समय ये टाइम है जो पेंडेमिक का टाइम है, कोरोना काल जो है, उसी समय अनुभव सर से मेरी बात हुई, और उनको एक भोजपुरी के गीतकार की ज़रूरत थी, एक रैप लिखने वाले की ज़रूरत थी। तो हमारी उनसे बात हुई, और उन्होंने मुझे समझाया एक्चुअली कि ये जो है। हाँ, मतलब गांव से लोग आते हैं, ऑटो चलाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं, और भी ढेर सारे काम करते हैं, दुकानें चलाते हैं, ये जो मेट्रो के काम हो रहा है उसमें मजदूरी करते हैं। तो बिल्कुल जो समाज का वो हाशिए के जो लोग हैं, हाशिए के लोग एक्चुअली आते हैं इतनी दूर, और आकर के मेहनत करते हैं, कमाते हैं। लेकिन जब कोरोना के टाइम में जब सारी चीज़ें बंद हो गई, तो सबसे ज़्यादा मार इन्हीं हाशिए के लोगों पे पड़ी। बिल्कुल। तो वो जो पूरे हालात को हम सब उस समय हम लोग टीवी में देख रहे थे, या खबरों में, मोबाइल पे खबरों में बैठ के हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह से झुंड के झुंड भेड़ बकरी की तरह लोग जा रहे हैं। और यहाँ तक कि उसकी समझ तो क्लैरिटी तो थी नहीं, तो उस पर कीटनाशक तक छिड़कवा दिया गया था। तो वो जो हालात थे उसको देख करके ही मैंने ये गाना लिखा था। तो इसमें कुल मतलब अनुभव सर की देन है कि ये गाना बना।
और जब ये पोइट्री गई, मैं सुन रहा था नीलेश मिश्रा के साथ इंटरव्यू में, मनोज बाजपेयी का इंटरव्यू था एक, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मतलब जब मैं पोइट्री पढ़ा तो एकदम से वो हो गया कि बस इसको करना है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए करने के लिए। तो अब जब ये जब आदमी के दिल को जब ये छूती है रचना, जब आप करते हैं, तो हमने भी देखिए, हमने भी अपना जीवन 20 साल गांव में बिताया है, 20 साल शहर में। तो केदारनाथ सिंह ने कहा है ना कि जो इंसान 20 साल गांव में रह गया और 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता है। तो गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बनी, 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बने। तो ये सारी चीजें हैं, तो उन्हीं की वजह से ये गाना बना, रैप सॉन्ग बना। कुछ शेर व शायरी की बात करें, लेकिन ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के शायर से आप बचपन में मुतासिर हुए, और सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर हम कहें तो किस पर, मतलब आपका किन शायरों का आप पर पड़ा? जब ये तब की बात है जब हम गीतकारों को नहीं जानते थे। हम मतलब सबको जानते थे। हम हाँ। मोहम्मद रफ़ी को जानते थे, किशोर कुमार को जानते थे, लता मंगेशकर को जानते थे, आशा भोसले को जानते थे, हम रेडियो से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये सबको जानते थे। बट गीतकारों की समझ अपनी नहीं थी। मतलब जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनके बारे में लोग कम ही जानते हैं, आम आदमी तो नहीं जानता है, उनको पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं। जैसे आपने ये सवाल ही इसीलिए उठाया है कि आप जानना चाहते हैं कि भाई, क्योंकि आप जानते हैं सबको। मैं जितने हमारे शानदार बेहतरीन गीतकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, शुरू से लेकर के अभी तक, आप उनके बारे में जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं। तो उस समय हमारे जहन में गीतकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, मतलब नाम ही नहीं आता था। हाँ, कहीं आ गया तो रेडियो पे, मतलब विविध भारती सुनते हुए ज्यादा आनंद बख्शी का नाम सुनाई देता था, उनके ढेर सारे गाने थे। और समीर, हम जब बड़े हुए तो नदीम श्रवण और समीर का वो टाइम था। बाद में कैसेट पे फोटो भी आने लगा। मतलब एक कमर्शलाइजेशन के दौर में भी उनके गाने खूब ज्यादा खूब चले। तो लेकिन जब मैं गाने सुनता था बचपन में, तो जिन गीतों ने मुझे आकर्षित किया, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, या पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, क्या बात? जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह जान जाओ तो कोई बात बने, रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। तो फिल्मी गानों में मतलब औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया, या जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो मेरे जहन में जो गीत अंकित रह गए थे, बाद में जब मैं BHU या JNU तक पहुंचा तो गीतकारों के बारे में जानना समझना शुरू किया, तो मैं पाया कि साहिर साहब के लिखे हुए, साहिर लुधियानवी के लिखे हुए जितने गीत हैं, वही गीत मेरे अपने थे। मतलब जिनको मैं पसंद करता था और जिनको, तो मैं पढ़ना शुरू किया। जब मैं JNU आया तो उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय इतनी आसान नहीं था कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कोई आसान नहीं था। तो मैं किताबें ढूंढना शुरू किया लाइब्रेरी में, और उनको पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना, फिर सारे गीतकारों के बारे में पढ़ना समझना शुरू किया। तो मैं पाया, फिर मैंने इसीलिए अपनी PhD साहिर साहब को समर्पित की है। और मतलब अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि साहिर साहब को इन्होंने अपनी PhD समर्पित की है, और फेमिनिज्म पे इन्होंने अपनी PhD की है। और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। जैसे अभी आपने जो शेर पढ़े, मुझे लगता है कि पूरे स्त्री विमर्श को एक तरह से उकेर कर रख देने वाला ये शब्द है सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, जिस तन में उगे कोपल बनकर उस तन को जलीलो खार किया, जिस तन में उगे कोपल बनकर उस तन को जलीलो खार किया, जिस कोख में इनका जन्म हुआ उस कोख का कारोबार किया। मतलब पूरी PhD मुझे लगता है कि इस 4-5 लाइनों हाँ, मतलब आप पूरी PhD कर डालो, लेकिन एक साहिर साहब का ये गीत सुन लो, पूरे अंतः सुन लो, तो कितनी हैरत होती है कि जो इतना दलित विमर्श में इतनी बातें कही जा रही हैं, वो ये गीत में कोई गीतकार कैसे समेट के लिए उस दौर में सर, उस दौर में। तो मेरी शुरुआती इसी गीत से मेरी PhD की शुरुआत है।
अच्छा, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि अभी आप मुंबई में रहते हैं, लोक साहित्य का प्रयोग वर्तमान दौर में भी सर जी। कितना कर पाते हैं कोई गीतकार? चूंकि उनपे एक आप जैसे गीतकार गंभीर विषयों पर लेखन करते हैं और आप समाज को आईना दिखाता है, तो उसका कितना प्रयोग कर पाने में खुले तौर पे आप सफल हो पाते हैं? खुले तौर पर मेरा कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि कमर्शलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ ये सवाल है सर। हाँ, उसमें इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है क्योंकि हमको गाना बाजार में बेचना है और जितना भाई हमारा गाना हिट होगा, जितने व्यूज़ बढ़ेंगे, जितना गीत पॉपुलर होगा, उससे कमाई होगी। तो इसका सीधा रिश्ता जो है वो कमाई से है। तो लोग यूट्यूब पे गाना जाएगा तो कितने मिलियंस में गए, इस पे ध्यान दिया जाता है कि भाई 500 मिलियन 600 मिलियन, जिस पे तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तो बाज़ार का को तो ध्यान में रख के चला ही जाता है। और मेरा जहाँ तक मामला है, मैं बलिया से आता हूँ, तो वहाँ की जो शब्दावली है, वहाँ के जो फ्रेजेस हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप मेरे गीतों में आती वो चीज़ें आती यही रहती आपको हैं। अलग भी करता है औरों से। हाँ, मुझे लगता है कि मेरी जो पहचान है, मतलब बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, चाहे भीड़ में ऐसे छिटा गई नहीं जैसे कि बोरा से सरसों छिटाइल बा। अब फिल्म में राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, दिया मिर्जा है, लेकिन गाना हमारा निहायत बलिया की मिट्टी से निकला हुआ गाना है। बिल्कुल। तो वो आ जाते हैं मेरे भीतर, वो मिट्टी की खुशबू तो आती रहती है और उसी से एक्चुअली मेरा गाना भी अच्छा होता है, जो दिलों तक पहुंच पाता है, श्रोताओं के दिलों तक पहुंचता भी इसीलिए है कि मैं उस मिट्टी के तमाम मुहावरे आ जाते हैं, वहाँ के कल्चरल इथोस गीतों में आ जाते हैं। तो वो मैं कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि उस जीवन को नहीं, मैंने इसीलिए बखूबी आप जिया। सर इन्हीं गंभीर विषयों पे हम बात करते हैं और इसीलिए आज हमारे साथ आप यहाँ स्टूडियो में हैं भी सर। इस पे हम एक और सवाल लेते हैं कि क्या ऐसे गीतकार की वर्तमान समय में कोई क्राइसिस आप देखते हैं? चूंकि आप उस क्षेत्र में हैं सर, आप इसको बेहतर समझते हैं। भाषा को लेकर के भी अक्सर सवाल उठता है। हम भोजपुरी के विमर्श पे जब भी बात करते हैं तो कहा जाता है कि मतलब वैसा कंटेंट बन नहीं रहा है। क्या इसकी वजह क्या है, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर। भोजपुरी को लेकर हाँ, खास तौर भोजपुरी से को लेकर के खास तौर पर, या फिर हिंदी में भी जो शब्द समुच्चय आपका होता है या आप जैसे उन लेखकों का होता है, क्या उसका एक तरह से थोड़ा सा लोप हुआ है, कम हुआ है वैसी चीजें? देखिए, ये समय बदला है, समय बदला है और फिल्मों की कहानियाँ बदली हैं, सिचुएशन बदला है। जो टाइम मदर इंडिया का है, जो गीत हैं उसमें, और तो वो टाइम की बात है। नया दौर का अगर गाना आप सुनते हैं और साहब, तो फिल्मों की कहानियाँ बदली हैं, समाज बदला है, समय बदला है। समय बदलेगा तो हमारा जो राइटर है वो भी बदलेगा, उसकी शब्दावली भी बदलेगी। दिल पे पत्थर रख कर मुंह पर मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, ये आज की शब्दावली है। आज की लड़की, न सिर्फ शब्दावली है बल्कि मनोभाव भी आज के यही है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया तो कोई देवदास बन जाएगा या पारो बन जाए, और ऐसा तो होगा नहीं। आज के टाइम में समय बदला है तो हमारा गीतकार भी बदला है, उसकी शब्दावली भी बदली है। धड़ल्ले से बोलचाल की ज़बान में जो हम अंग्रेज़ी और तमाम चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं गानों में, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी माँ भी जानती है वाइब्रेशन, बोलेंगे कि मोबाइल वाइब्रेशन में, तो मेरी माँ समझ सकती है कि वाइब्रेशन क्या होता है। तो बड़े ही सहज तरीके से अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल चल रहा है, जिसको अक्सर जावेद साहब कहते हैं कि हिंदुस्तानी जुबान है, इस तरह से। हाँ, मतलब भाई जैसे फारसी ज़बान थी तो उसके हम तमाम कलम किताब ये सब फारसी बोलते हैं, एडॉप्ट कर लिया। हाँ, वहाँ फारसी अरबी की शब्दावली चलती रही हमारी बोलचाल की ज़बान में, और अंग्रेज़ी आ गई तो अंग्रेज़ी से हर आदमी अंग्रेज़ी के शब्दों को जानता है, मतलब बोलचाल की जो ज़बान है। और हमारा गीतकार भी अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहा है। तो समाज बदलता है, समय बदलता है, समय के साथ साथ रचनाकार भी बदलता है। ठीक है, अब आपके कुछ गीतों पर आते हैं, क्योंकि मैंने लिख के लाया है और मैं लगातार इंटरनेट पर सर्च कर रहा था आपके बारे में। एक से एक आपने जरा इसका माजरा क्या है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। मैं जब ये सुन रहा था
तो अनायास ही चेहरे पर एक मुस्कान भी आई और मुझे लगा कि नहीं, ये सवाल सर से जरूर पूछा जाएगा कि इस ये लिखने का अचानक से कैसे मन किया आपको और कैसे लिख दिया आपने इसे? उसमें क्या था कि एक्चुअली मैं साहिर साहब पे गीत लिखना चाह रहा था। वो किस्सा यूं है कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना साहिर लुधियानवी पर एक कविता बनाई जाए। अच्छा। वो मेरे जहन में था, तो मैं कुछ कुछ लिखा। मतलब मैंने लिखा कि साहिर के जीव बचे हुए, सिगरेट के उस टुकड़े की खुशबू। क्या बात। साहिर जो अमृता प्रीतम पी के, उसमें लिखा है कि उन टुकड़ों को पी के सिगरेट पीने की आदी हो गई थी। तो साहिर के जीव बचे हुए, सिगरेट के उस टुकड़े की खुशबू, ज्यों गुलजार के गीतों के उस छोटे से मुखड़े की खुशबू। अपने भजन से मीराबाई इनकलाब जब लाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और जब मैं ये लिखा तो ये थोड़ा लगा कि अब साहिर साहब इसमें और ज़्यादा कैसे कैसे बनाया जाए। तो पता नहीं, एक आइडिया आया कि जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, जब दुआएं बन के शबनम फूलों पे गिर जाती हैं, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। तो मैंने इसको मुखड़ा बना लिया इस कविता का। और अंकुर फूट रहा हो कोई, देखिए अब आ ही गया, बस शायर साहब कर रहा हूँ लेकिन अंकुर फूट रहा हो बलिया ही आ गया। अंकुर फूट रहा हो कोई जब धरती के सीने से, अंकुर फूट रहा हो कोई जब धरती के सीने से, आज हवाएं महक गई हैं किसके गजब पसीने से। खेतों की मेड़ों पर धनिया जब बीड़ी सुलगाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती है। और एक टुकड़ा मैं सुनाना चाहूँगा कि जब तावीज़ के भीतर भीतर आयत ने दम तोड़ दिया, जब तावीज़ के भीतर भीतर आयत ने दम तोड़ दिया, कैसे रेगिस्तानों में रांझे को लाकर छोड़ दिया। देख के सोहनी के मटके को जब नदियाँ बल खाती है, मजनू के मैले कुर्ते से इश्क की खुशबू आती क्या है। बात है सर। तो ऐसे ही कई अंतरों में हमने फिर बना लिया। एक बार फिर से आते हैं सर, आपकी पढ़ाई जेएनयू से कंप्लीट हुई और जेएनयू प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, वहाँ का एक अपना मिजाज है। वहाँ से मतलब एक गीतकार निकल करके अपने अंदर का गीतकार आपका जागता है। आपको लगता है कि नहीं, इस पक्ष पर भी काम होना चाहिए। ये कैसे संभव हो गया? वहां से आप आए थे जब, तब तो आपने जैसे बताया कि वो सोच करके कोई नहीं आता, लेकिन जेएनयू के कैंपस से एक गीतकार का सफर, और उसके बाद हम आएंगे कुछ दो चार और आपके जो गाने हैं, बहुत ज्यादा उस पर चर्चा होती है, उस पर भी आएंगे, लेकिन ये पक्ष हम जानना जरूर चाहेंगे सर, जेएनयू वाला पक्ष, क्योंकि उसका एक अपना राजनीतिक मिजाज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेएनयू में आया तो ऐसा नहीं कि देखिए, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो हर कोई अच्छे संस्थान में जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, अच्छी नौकरी चाहिए कि वो अच्छे पैसे कमा सके। मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा था कि मैंने बचपन से था कि मुझे गाना लिखना है, और उसमें मुंबई पहुंचने का कोई रास्ता ऐसा मिल नहीं रहा था। लेकिन जेएनयू जाने के बाद थोड़ा सा उसका कैनवास बहुत चौड़ा है, वहाँ से आप उड़ान भर सकते हैं। आपके जो साथी मित्र होते हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पे नौकरियां लगती चली जाती हैं। तो वहाँ पे जा करके जेएनयू में, वहाँ पे बहुत आप अपने जो सपने बनाए होते हैं उसको मुकम्मल करने के रास्ते निकलने लगते हैं। तो मैं बीएचयू तक भी नहीं सोचा था कि मैं बॉम्बे जाके अब गाना लिखूंगा, क्योंकि आदमी नौकरी की चाह में रहता है कि मिल जाए नौकरी। तो पैसे ज़रूरी है। जब आप सच में बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हो तो आप सोचेंगे कि पहले नौकरी लग जाए। लेकिन जेएनयू में जाने के बाद बिल्कुल ही मैं ये था कि मेरा हौसला बुलंद हो गया कि मैं मुंबई जाऊंगा। और फिर मैं मुंबई गया। पहला टेक मुंबई में कब कैसे मिला? पहला तो ये था कि हमारे एक जेएनयू के ही साथी हैं, वो हरियाणा से सांसद रहे, कांग्रेस से, अशोक तंवर जी। हाँ, सिरसा से। तो वो हम एमए के दरमियान वो कावेरी हॉस्टल में ही थे जेएनयू में। तो वो सीनियर थे, बहुत मानते जानते थे। जब वो पहुंच गए, राजनीति में आ गए थे,
तो उन्होंने ही हमारी मुलाकात विपिन पटवा म्यूजिक डायरेक्टर से मुंबई में करवाई। उन्होंने फ़ोन किया था, तो वो एक फिल्म बन रही थी ये स्टूपिड प्यार, और उसका टाइटल सॉन्ग लिखना था। तो पहला मौका जो है वो मुझे मिला, और पहला गाना श्रेया घोषाल ने कौन सा मेरा गाना था गाया सर? मुंबई में। वो था कि पलकों पे ख्वाब कभी मेरे जो सजते हैं, रातों को कांटे बनकर नींदों में चुभते क्या हैं, बात। क्यों कुछ पिघलता रहता है मेरे सीने में, क्यों होती इतनी मुझको तकलीफ जीने में। तो इसमें भी बलिया का एक अंश है। तो उसमें मुझे मिला और वो गाना सेलेक्ट हो गया। तो छोटी ही सही, लेकिन मेरी एंट्री हो चुकी थी। और ऐसे हमारा उसके बाद गीतों तो का, आपने झंडा बुलंद कर दिया। हमारी गीतात्मक यात्रा चलती रही हाँ, ऐसा। लेकिन आते हैं मनवा बहुरूपिया, जो कि दर्शकों का भी मन होगा, और शुरुआत से ही मेरे मन में भी था कि इसका मुखरा जरूर सर से सुनेंगे। इसके रचने की कहानी जरा बताइए। बहुत बेहतरीन ये गीत सर, मतलब हर किसी की जुबान पे बैठा, जो भी मतलब रात को लगता है ना कान में म्यूजिक लगा करके और आराम से तसल्ली बख्श से सुना जाए, वो इसकी कहानी क्या है? ये फिल्म थी एक बॉलीवुड डायरीज। हम्म। तो वो फिल्म शूट होके आ गई थी, जिसके डायरेक्टर थे केडी सत्यम। हम्म। तो एक मेरे परिचित उस समय नहीं थे, एक उस फिल्म का डायलॉग लिखा है आनंद सिंह तोमर ने। तो एक पार्टी में वो मिले और हमने उनको अपनी भोजपुरी कविता सुनाई थी। काहे सुगवा सुगिया के दौरे, ठोरवा के छुए खातिर, आ काहे बेकल महुआ बाटे भोरही में चुए खातिर। हाँ, क्या बात है। काहे लैला मजनू बन के दे देला दोसरा पर जान, हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। तो वो बड़े खुश हो गए और बोले कि अरे क्या रचना है। तो लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं हिंदी भी अच्छा लिखता हूँ, उनको नहीं पता था। लेकिन उन्होंने कहा उस दिन कि मैं आपको एक फिल्म दिलाऊंगा गाना लिखने के लिए। तो वो फिल्म बन के आ गई, और वो मेरी मीटिंग कराए केडी सत्यम के साथ। मैं वहाँ गया और फिल्म मैंने देखी, साथ में मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर विपिन पटवा भी थे। तो वहाँ हम लोगों ने फिल्म देखी, और जब देखने के बाद मेरे जहन में मनवा बहरूपिया एक आइडिया आया कि ये हुक लाइन बनाई जा सकती है। तो मैंने करके ऐ मनवा बहरूपिया तू न जाने ये क्या कर दिया। हाँ, अपनी किस्मत खुद ही बदल दे, मुक्ति के इस पथ पर चल दे, जन्म मरण के धागों से तू ऐसे बंध जाएगा, रूह का परिंदा उड़ के फिर धरती पर आएगा। उसमें एक कैरेक्टर है जो मर के मुंबई में पैदा होना चाहता है। वो एक छत्तीसगढ़ की छोटी जगह का एक आदमी, जो आशीष विद्यार्थी ने वो रोल किया है, कि वो फिल्मों में काम करना चाहता है, लेकिन वो क्लर्क बन के रह जाता है एक मामूली सी नौकरी में। और वो रिटायर होने के बाद वो सपने देखता है कि मैं जाऊंगा, तब तक वो बीमार होता है। और तो मरने के समय का उसका सपना है कि वो अगला जन्म मुंबई में ही लेना चाहता है, ताकि वो वहाँ पे काम कर सके। देखिए, ये सब सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक साहित्य की जो विरासत है वो भी ऐसे लेखकों के कंधे पर, गीतकार के कंधे पर होती है, जिनको वो लेकर के आगे बढ़ते हैं और अपनी रचनाओं से समाज को भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं कहते हैं कि मनोरंजन का तड़का भी है जिसमें, और एक सामाजिक संदेश भी है। लेकिन आते हैं जो चर्चित फिल्म है अनारकली ऑफ आरा। हाँ, मैं उस पे आना चाहूंगा, और इसमें आरा शब्द का जिक्र है, तो खुल के बोलिए आप। जैसे कहते हैं ना कि आरा का जब जिक्र है तो आरा जिला घर बात तो कौन बात के डर। तो उसमें एक गाना था कि हमरा के कंफ्यूजिया के गया, खिड़की से पटना दिखा के गया। हाँ। तो इस पे बहुत सारे, इसमें हालांकि इसमें कई मेटाफर हैं, रूपक भी हैं, जिनको लेकर कई तरह के विवाद भी हैं। खैर, उन विवादों से अलग, एक लेखक के अंदर एक विद्रोही तो होता ही है। जब आप लिख रहे थे तो मन में ऐसा एक बंद दरवाजे का विद्रोही जो है वो समाज को अपना संदेश दे दिया है, लिख करके दे दिया है। हाँ, जो आप देखिए, आपको सिचुएशन मिल जाता है तो आप चाहते हैं कि जो आपकी विचारधारा है, अब वो जिन्हें नाज है, इसलिए मैंने बंद दरवाजे का विद्रोही का। हाँ हाँ, तो साहिर साहब, अगर जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, उनको बस सहारा चाहिए होता था सिचुएशन का। बाकी वो सारी अपनी विचारधारा अंतरों में लेके आ जाते थे। तो उसमें अनारकलिया फारा में
जो उस फिल्म के निर्देशक अविनाश दास हैं, तो उन्होंने मुझे पूरा सिचुएशन समझाया था और बोला था कि थोड़ा पॉलिटिकली अंडर करंट चीज़ें चलनी चाहिए। तो वो तो मैं जेएनयू से हूँ तो उतनी चीज़ें तो आएंगी ही। और आप बहुत बारीकी से अगर उस गाने को सुनेंगे तो उसमें उसकी सुना मेरी दीजिए। पीएचडी की गूंज सुनाई देगी, सुना ही दीजिए। वो उसकी प्रतिध्वनि जरूर आएगी। जो मैंने स्त्री प्रतिरोध पे जो मैंने पीएचडी की है, तो मुझे बस मुखड़ा ही याद है, लेकिन अब नहीं, अंतरे ठीक है, भूल मुखड़ा ही गया हूँ। सुनाइए सर। मुखड़ा में है कि हमरा के कन्फ्यूजिया के गया, खिड़की से पटना दिखा के गया। हमरा के कन्फ्यूजिया के गया, खिड़की से पटना दिखा के गया। हमरा तो चौखट के भीतर ही जुलम है, और सैया घुमक्कड़ को धरती भी कम है। देखा सूट बूट जुल्मी तैयार, मोरा पिया मतलब का यार। तो आप समझने वाले उसको समझ उसको जाएंगे समझ कि गए, अपने अपने विश्लेषण है इसके। हाँ और ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, ये हाँ। इस पर आना चाहेंगे। उसके बाद चूंकि दर्शकों के जहन में ये सवाल होगा कि ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, ये लिखने की जरूरत के ऊपर ही पहले सुन लेते हैं ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है। हाँ, तो ये जो फिल्म थी एक्चुअली अनारकली अफवारा, बॉलीवुड डायरीज, अनारकली अफवारा और दासदेव का टाइम एक ही है जिस समय मैं लिख रहा था। तो जब हमारी मुलाकात हुई सुधीर मिश्रा से, फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा दासदेव के, तो जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि इसको गाना सुनाओ। तो उन्होंने जिम मॉरिसन का एक गाना सुना है, दिस इज़ द एंड। आप जानते हैं इतना पॉपुलर गाना है। तो जेनू का अब कमाल यहाँ यूं आता है कि मेरा रूममेट जो था वो नागालैंड से था। अच्छा। और वो अंग्रेजी गाने सुनता था, तो मैं ऑलरेडी ये गाना सुन चुका था। उसने मुझे सुनाया था और उसका अर्थ भी समझाता था। तो जब वो सुनाए तो मैंने कहा कि सर मैं ऑलरेडी ये गाना सुन चुका हूँ। बोले कि अगर मेरा बस चले तो ये गाना मैं फिल्म में डाल दूँ, मुझे इसका काट चाहिए। तो मैं कितना उसको जज्ब कर पाया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कई बार उस गाने को सुना और सिचुएशन भी मेरे पास मेल आ गया था सिचुएशन का। तो उसको मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते हुए जो बात आई कि जीवन की फिलॉसफी पे ही बात हो रही थी। तो उसमें था कि ख्वाबों की दुनिया, फिर जो मैंने लिखा, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। और पुरानी किताबों के पन्ने सभी गवाही यहाँ देने आ जाएंगे। पुरानी किताबों के पन्ने सभी गवाही यहाँ देने आ जाएंगे। और ख्यालों में यादों के आकर उजाले सभी दाग दिल के मिटा जाएंगे। किसको फिक्र है तुम्हारी यहाँ पे, अगर बढ़ती जाती तेरी धड़कन है। सहमी है धड़कन, सिहरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन तो क्या हो गया, जिसे आतिफ असलम ने गाया है, विपिन पटवा ने इसको धुन बनाई है। तो इस तरह से गाना बना। मतलब ये जिम मॉरिसन को सुनते हुए ही सुधीर जी के कहने पे ये गाना बन के आया, जिसे बहुत वायरल बाद में अभी हुआ। मतलब इंस्टाग्राम के रील में बहुत ये पॉपुलर हुआ ये गाना। लोगों ने लेकिन बहुत अच्छी बात है कि देखिए दर्शक भी इस बात को समझेंगे कि बलिया की सकड़ी गली से निकला हुआ एक लड़का और मुल्क की और सीमाओं की बंदिशों को भी तोड़ता है। मुझे लगता है कि राहत फतेह अली खान ने भी आपके गाने गाए हैं, आपके लिखे गाने गाए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चर्चा के अंतिम पड़ाव पे आते हैं अब हम सर। अनारकली अफवारा का जिक्र तो हमने कर लिया। अब अभी चूंकि महारानी सीजन 3 आ रहा है, इसके भी गाने आप लिख रहे हैं, और आगे कौन कौन सी फिल्में आपके पास है जिस पर आप लिख रहे हैं? जी अभी तो महारानी सीजन 3 7 मार्च को आ रही है। उसके सारे गाने आप लिख रहे हैं? सारे गाने मैंने लिखे हैं और 7 मार्च को आ रही है, उस दिन सारे गाने सुन सकते हैं। और उसके अलावा मनोज बाजपेयी की एक फिल्म आ रही है भैया जी, जिसके निर्देशक अपूर्व सिंह कर्की हैं। एक वो है, एक संजीव के झा डायरेक्टर हैं, उनकी एक फिल्म पे, मराठी फिल्म पे नेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो वो फिल्म का नाम है 26/11 वाली लड़की। अभी इस समय उसका गाना लिख रहा हूँ। एक
एक संतोष शिवम है, उनकी वेब सीरीज आ रही है सरकारी दामाद, जिसमें मनोज तिवारी को मैंने गवाया है। और जो सानिया नूरैन है, निमकी मुखिया में जो महुआ बनी है, वो उसमें लीड में है और मनोज तिवारी ने गाना गाया है। उसके अलावा आशीष आर्यन है, जिनकी फिल्म है रोटी कपड़ा और इंटरनेट, एक बहुत हाँ, ये बहुत ही शानदार एक फिल्म आ रही है। उसका गाना अभी जस्ट पूरा करके मैं मुंबई से दिल्ली आया हूँ। तो मेरे लगभग एक कह सकता हूँ कि 10 प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं अपने इस यात्रा में। या हाँ, खुद को आप कहाँ पाते हैं अभी, ये आखिरी सवाल होगा। और जाते जाते बिहार तक के दर्शकों को और भोजपुरी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, इस दोनों सवाल का जवाब एक साथ दीजिएगा। जी, मैं अपने को पाता हूँ कि जो गीतकार हैं इस समय, जो बड़े गीतकार हैं, इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, कौसर मुनीर, स्वानंद किरकिरे, प्रसून जोशी, वरुण ग्रोवर, ये तमाम जो बड़े अच्छे गीतकार हैं, तो लगता है कि मतलब उस परंपरा में, उस सीक्वेंस में मैं भी कहीं जुड़ा हुआ हूँ। निश्चित मैं रूप भी से, धीरे और धीरे आपका आगे बढ़ योगदान रहा जो है हूँ। जो बहुत अहम है हाँ, सर। और बिहार तक के दर्शकों के। बिहार तक के दर्शकों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो बिहार के गीत हैं, तो सिर्फ आप गीतों से, जो भोजपुरी पे अश्लीलता का आरोप है, तो सिर्फ गीतों से भोजपुरी का मूल्यांकन मत कीजिए। भोजपुरी में लिखने वाले बिहार में, और जो यूपी का जो बेल्ट पूर्वांचल का है, इलाका। पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, उसमें इतने लिखने वाले लोग हैं, इतने अच्छे गीतकार हैं। चाहे वो अशोक द्विवेदी मेरे गुरु हैं, अशोक द्विवेदी हैं, भगवती प्रसाद द्विवेदी, पांडे कपिल, और तमाम जो गीत भरत शर्मा के लिए लिखे हैं, राही जी हैं, वो हमारे यहाँ के हैं, बलिया के हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे गीतकार हैं और बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं की गई हैं। तो जब भी भोजपुरी की बात करें तो न सिर्फ एल्बम के गानों से भोजपुरी का मूल्यांकन करें, बल्कि इन प्रतिष्ठित गीतकारों, इनके कवियों और इनकी कविताओं को भी साथ में लेकर के आप बहस करें कि भोजपुरी में कितना बढ़िया लेखन हुआ है और इस समय हो रहा है। तो आप साहित्य भी पढ़िए, भोजपुरी के साहित्य भी पढ़िए और उससे मूल्यांकन कीजिए। और बिहार में मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। कोई बिहार के लिए मैंने ऐसे नकारात्मक रूप में नहीं लिखा है। मैं बिहारी हूँ, मुझे बिहार से मोहब्बत है, वो सिचुएशन का डिमांड है। मैंने इसीलिए ऊपर लिखा है कि बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, और बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। और एक जो आपको बताऊं कि तड़ बनने में लबनी लेकर बैठा है वो राजा है, और कुछ ही देर में पता चलेगा घाव इश्क का ताजा है। दिल दे देते ही हवा उधार में, दिल दे देते ही हवा उधार में, आइए ना हमारा बिहार में। तो मैंने ये भी बात की है, उसमें सिचुएशन है, सिचुएशन का डिमांड है, इसलिए मुखड़े में इस तरह की चीज़ें आई हैं। इसी के साथ मैं आपको भी सलाम करता हूं और पूरे बिहार की जनता को मैं निश्चित रूप से डॉक्टर सागर सर, आप अपने नाम के अनुरूप अपने लेखन से सागर में जो कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, वो करते रहे। और आपने हमें वक्त दिया सर, बिहार तक को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो सागर सर के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी, हमें लिखकर आप जरूर बताइए। और आपको बिहार की तमाम खबरें अगर आपको देखनी है तो आप बिहार तक के पेज को जरूर लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।